इंडिया में डॉक्टर्स को मिलने वाला सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड वीसी रॉय अवार्ड, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती सम्मान, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है एम्स के पूर्व नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर CS यादव से। एक जॉइंट बदलने में सर टाइम कितना लगता है? एक दिन में कितनी सर्जरी करते हैं? मेरे को दोनों घुटने बदलने में 1 घंटे के आसपास 20,000 के ज़्यादा हम लोगों ने जॉइंट बदल दिए हैं और उसका क्रेडिट एम्स दिल्ली को जाता है। 37 सालों में 20,000 सर्जरी, ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है। सबसे पहला जो मरीज जिसको इंडिपेंडेंटली आपने नी रिप्लेस किया था वो कौन था, याद है? वो पेशेंट का नाम याद नहीं है, बिहार से ही था। सबसे कम उम्र का कौन सा होगा आदमी सर जो इसका आपने सर्जरी सबसे कम एज का? 18 से भी किया हुआ है, 20 पे भी किया हुआ है, 25 पे भी किया नी हुआ है। लगाने के बाद चलता कितना, उसका एज कितना? अगर 18 साल के बच्चे का लगा दिया, हो सकता है उनको लाइफ में 1 या 2 बार निकाल के दोबारा जॉइंट डालना पड़े। सक्सेस रेट में भी फर्क होता है क्या मेल और फीमेल का अगर नी रिप्लेसमेंट करते नहीं, हैं तो? सक्सेसफुल उसके लिए तो केवल गुड सर्जिकल स्किल्स हैंड का रहता है। अगर वजन ज़्यादा है और किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, देखो और वजन किसी का ज़्यादा है normal तो वजन खराब भी उसका ज़्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी है वो आपका खाली नी जॉइंट ही दुरुस्त नहीं रखती, ओवरऑल सारी बीमारियों से आपको दूर रखती है। इसका कॉस्ट कितना आता है मोर और लेस? दोनों जॉइंट का मान के चलो 5 लाख से लेके 6-6.5 लाख। आपने 20,000 से ज़्यादा कर दिया, क्या किसी का फ्री भी किया है क्या? फ्री हम हाँ? क्या सर? ट्रेन से आप जब से निकले हैं तब से लगता है जैसे कि मेडिसिन वहाँ ऑर्थो में किसी को भेजना हो तो सोचना पड़ता है। एम्स जैसा टेम्पल तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। सर योग आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, हाँ। वजन घटाने के लिए, ये सबसे भी फर्क पड़ता है योग वगैरह से? योगा का सबसे बड़ा काम होता है कि आपकी बॉडी का लोचपन जो बचपन में और यंग एज में होता है वो बना के रखता है। जिम में आजकल बहुत लड़के जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा, किसी का 50 kg वेट है और वो 150-150 kg उठाते हैं। अगर आप बहुत ओवर एंथुजियास्टिक कोई काम कर रहे हो, आप अपने बॉडी को परमानेंट, अपने जॉइंट को परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हो, ख़राब कर सकते हो, आपको लाइफ टाइम में परेशान करेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपने सुबह एक्सरसाइज की वही फ़ायदा करेगी, आपने शाम को की या लेट इवनिंग वो नहीं करेगी, ये गलत बात है। गलत है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि 10% तेल कम कीजिए। बिल्कुल सही बात है। तेल और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। पूरे इंडिया में सर कितना ये होता होगा रिप्लेसमेंट नी का? अब मान के चलो करीब 8 से लेके 10 लाख जॉइंट। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्हें 37 साल का अनुभव है और इन 37 वर्षों में 20,000 से ज़्यादा नी और हिप रिप्लेसमेंट किया है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर के लेह और लद्दाख में भी उन्होंने ये काम किया है। पिछले 37 वर्षों में इन्हें कई सम्मान मिले, जिसमें इंडिया में डॉक्टर्स को मिलने वाला सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड वीसी रॉय अवार्ड, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती सम्मान, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। वर्ष 2016 में मेडिकल जर्नल ने इन्हें बेस्ट सर्जन और इनकी टीम को दुनिया की बेस्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी टीम बताया था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, जो पिछले 37 वर्षों में लाखों ऐसे मरीज हैं जो अपने पैर पे चल रहे हैं, तो इनकी वजह से आज हम बात करेंगे एम्स के पूर्व नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर CS यादव से। सर इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए सर, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू पवन। सर थैंक यू सर। एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि ये 37 सालों में 20,000 सर्जरी, ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कैसे संभव हो पाया? कितना समय लगता है? कितना ये पवन 37 सालों का तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक्स का हो गया। जी जी। ये मान के चलो मैं 2005 से इंडिपेंडेंट जॉइंट बदल रहा हूँ। ओके। उससे पहले मैं अपने बॉस लोग होते थे उनके साथ स्क्रब करता था, कुछ स्टेप करता था, बॉस ज़्यादातर करते थे। तो 2005 से 20,000 के ज़्यादा हम लोगों ने जॉइंट बदल दिए हैं और उसका क्रेडिट एम्स दिल्ली को जाता है, वहाँ इतनी वेटिंग लिस्ट है। फिर एम्स दिल्ली में हम लोगों ने इतना ज़्यादा काम कर लिया, समाज में जब आप ऑपरेट करते हो मरीज़ घूम रहा है, तो उसके बाद जब मैं एम्स छोड़ के आया तो वो मेरा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि एम्स में OT टाइम की लिमिटेशन होती है जी, वो डबल हो गए। अब मैं एम्स में जितने 1,000-1,200 जॉइंट बदलता था, अब यहाँ 2,000 जॉइंट बदलता 1,000-1,200 महीने में? एक साल में। ओके, एक साल में यहाँ एक साल में मान के चलो हम 2,000 से ज़्यादा जॉइंट बदलते हैं। एक जॉइंट बदलने में सर टाइम कितना लगता है? एक दिन में कितनी सर्जरी कर लेते ये हैं? डिपेंड करता है सर्जन टू सर्जन। मेरे को
दोनों घुटने बदलने में 1 घंटे के आसपास लगता दोनों है। घुटने में? हाँ बिल्कुल, मतलब किसी तरह का घुटना ये हो। बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है, आइडियल टाइम है, लेकिन ये सर्जन टू सर्जन डिफर करता है। और पेशेंट टू पेशेंट भी डिफर करता होगा? हाँ, पेशेंट टू पेशेंट। जैसे कई बार डिफ़िकल्ट जॉइंट है तो हो सकता है 5 या 10 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है उसमें। डिफ़िकल्ट 130 किलो का वजन है, 20 किलो का वजन है, बहुत ज़्यादा घुटने में डिफेक्ट है, हड्डियाँ टूट चुकी हैं, ब्रोकन हो चुकी है, टेढ़ापन है, तो उसमें टाइम ज़्यादा 5-10 लगता मिनट होगा। एक्स्ट्रा लगता है। और नी सब में वही लगता है, जितना भी डिफेक्टिव हो, कितना हाँ, भी खराब हो उसमें नी। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। थोड़ा सा जो जॉइंट, मेन जॉइंट प्राइमरली वही रहता है, उस जॉइंट में कुछ एडिशंस और करने पड़ते हैं। सर मेरे दादाजी 106 साल के थे तब उनकी डेथ हुई, और बहुत टॉल थे और हैवी वेट भी थे। ग्रेट। लेकिन कभी उनके नी में प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ओल्ड एज थे तो एक सपोर्ट के लिए स्टिक रखते थे। हाँ। लेकिन उनकी बेटी, मेरी बुआ जी का ऑपरेशन आपने किया, दोनों नी बदला, और 55-56 साल की उम्र में। उनके बेटे मेरे पिताजी को आपने देखा और बोला दोनों नी गड़बड़ है, बदलना पड़ेगा। हाँ, हालांकि उन्होंने अभी तक चेंज नहीं करवाया, डरते हैं। अब मैं तीसरा जनरेशन हूँ, मैंने भी आपसे दिखलाया, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, कटकट आवाज़ करता है, हालांकि दर्द नहीं है लेकिन लगता है। तो आखिर ये इतना चेंजेस कैसे आने लगे? उनको कुछ भी नहीं था 100 साल में, मुझे 40 साल में ये देखो दिक्कत। उसमें पवन, ये कई बार इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जनरेशन का भी फर्क है। पहले की जनरेशन में, बाबूजी की जनरेशन में कोई मोटरसाइकिल नहीं होती थी, केवल साइकिल होती थी, ना कोई कार होता था। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, है ना, या कहीं भी या तो पैदल चल के जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपका खाली नी जॉइंट ही दुरुस्त नहीं रखती, ओवरऑल सारी बीमारियों से आपको दूर रखती है। एक तो ये रीज़न है फिजिकल एक्टिविटी। फिर दूसरी बात, पहले के खाने में शायद न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते होंगे फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ। आपका जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वेट भी नहीं बढ़ता है। बाबूजी का मुझे लगता है वेट भी कम ही होगा, ऑप्टिमम होगा। हाँ, मतलब उनके हाइट के अनुसार तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं कर। और दूसरी बात, हमारे जो खाना है आजकल उसमें भी कमी आई है। पुराने का खाने का जो न्यूट्रिएंट्स का जो वैल्यू था वो भी ज़्यादा होता होगा, तो ये कुछ चीज़ें मिला के शायद इसका फ़र्क आजकल तो और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि इतना कैलोरी लो, इतना प्रोटीन लो, इतना ये लो, इतना। पहले तो ये सब आदमी करता ही नहीं था। हाँ। जो मिला अपना खा लिया। आजकल तो ज़्यादा कैलकुलेटेड है। फिर ऐसी नहीं, दिक्कत क्यों? कैलकुलेशन से होगा क्या? आप वो तो कैलकुलेशन कई बार आप करते रहो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। और मान लो आपका कैलकुलेशन ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वही चीज़ मान लो गेहूँ आज जो मिलता था, पिताजी के समय 50 साल पहला गेहूँ मिलता था, उसकी क्वालिटी फ़र्क होगी, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे। गेहूँ तो वो भी खा रहे हैं ना, तो ओवरऑल उसकी वजह से ही एक मुझे रीज़न दिखता है, और कोई ऐसा रीज़न दिखता नहीं। सर आपको याद है सबसे पहला जो मरीज जिसको इंडिपेंडेंटली आपने नी रिप्लेस किया था वो कौन था, याद है? वो बेसिकली मैं, क्योंकि एम्स में मैंने इंडिपेंडेंट 2005 से जॉइंट बदलना शुरू किया था, वो पेशेंट का नाम याद नहीं है, बिहार से ही था। क्योंकि मैं बेसिकली अपने को बिहार से बड़ा नज़दीक पाता हूँ। मैं हूँ यूपी का। पेशेंट शायद काफ़ी जो है बिहार से मेरे पास आते रहे, और बिहार में तो कई बार ये लोग कहते हैं भाई तुम तो बिहार से अगर इलेक्शन भी लड़ोगे तब भी जीत जाओगे, तुम्हें कोई समझता ही नहीं, तुम यूपी के हो, बिहार का ही समझते हैं। तो बिहार का पेशेंट, शायद मेरे को उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, फिर कभी वो आया नहीं? हाँ, नहीं, फॉलो अप में, क्योंकि एक बार मरीज ठीक हो जाता है बेचारा, गांव देहात का, पेरीफ्री का, वो ठीक होने के बाद तो आता ही नहीं और है। वहाँ जो मरीज एम्स में आते कुछ हैं गड़बड़ होता है तब आता है, या कोई बिल्कुल, समझदार पेशेंट होता है, उसको हम साल 2 साल में एक बार बुलाते हैं, बोले सब कुछ ठीक है, आना एक बार आ जाओ तो अच्छी बात है, 1 या 2 बार, 2 साल में एक बार, 1 अगर साल वो में। आए आपसे मिलना चाहे तो आपको अच्छा लगेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कि पहली सर्जरी थी। सबसे कम उम्र का कौन सा होगा आदमी सर जो इसका आपने सर्जरी की, सबसे कम एज का? ये बवन बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार ये एक सवाल उठता है कि ऑपरेशन कम से कम किस उम्र में करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किस उम्र में। जी जी। तो होता क्या है, हम लोगों की जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की बात करते हैं, फिर कम वाले पे मैं आऊँगा, है ना, याद दिला देना, मैं कम वाली बात भूल जाऊँ तो अगर 50 के ऊपर आपका, मैं ये कहता हूँ, घुटना कब बदलना चाहिए, 3 चीज़ मिल जाए तो बदल देना चाहिए। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। नेचुरल जॉइंट को जितना प्रिजर्व कर सकते हो बचा के रखना चाहिए। अगर 50 साल के ऊपर
एक लाइन ही है, 50 साल के ऊपर इसलिए कहते हैं घुटना अगर आपका सर्जन अच्छा है, फिटिंग बैलेंसिंग कर दे, लाइफ लॉन्ग चलता है। 50 साल की एज हो, एक्सरे में देखे घुटना बहुत ज़्यादा खराब, एक्सरे बता देता है कि इस घुटने का क्या फ्यूचर होने वाला है। सीटी स्कैन वगैरह करने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग तो पहले अननेसेसरी सीटी एमआरआई तो कराते पहले हैं। तो कराते हैं एक्सरे, फिर सीटी स्कैन, फिर मेरे एमआरआई। पास सारे पेशेंट एमआरआई लेके आते हैं और मैं ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं होती, मैं नहीं कराता हूँ। तो ये तो बैड प्रैक्टिस मतलब है। मतलब है कुछ, कई रेयरली कभी आपको दिखता है, कभी एक्सरे में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मरीज क्यों परेशान है ना, तब फिर बहुत रेयरली कोई और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है या सिर्फ एक्सरे या फिल्म देख करके डिसाइड? पेशेंट से बात करके, पेशेंट की क्या कंप्लेन है, पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिन करने से, हिस्ट्री एग्जामिनेशन फिर एक्सरे, इसमें मोर देन 99% आपको क्लियर हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। 1-8% में कभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 50 के बाद आपने बोला सर ये सोचना चाहिए कि अगर ख़राब है तो चेंज करना। तो होता क्या है कि 50 के ऊपर पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। पहली तो एज बताई, क्योंकि 50 के ऊपर ज़िंदगी भर चलता है। दूसरा, परेशान पेशेंट ज़्यादा नहीं है, कहता है भाई मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में कभी 1-2 बार ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम होता है, तो उस जॉइंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा। अगर पेशेंट डेली बेसिस पे ये कहने लगे, सिम्टम्स की बात है, एक आपने एज देखी, दूसरे सिम्टम्स देखे कि भाई मैं अब परेशान रहने लगा हूँ डेली बेसिस पे, इसकी वजह से मेरी लाइफ अफेक्ट होने लगी है, मैं जितना एक्टिव रहना चाहता हूँ नहीं रह पाता हूँ, नॉर्मल रूटीन जो लाइफ है हाँ, वो डिस्टर्ब मुझे लगा एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़नी है, गेट पे जाने के लिए सोचना पड़ेगा, या मुझे अड़ोस पड़ोस जाना है, मदर डेयरी जाना है पास में, सोचना पड़ेगा जाऊँ नहीं जाऊँ, है ना। वो आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं डेली बेसिस पे, है ना। एक्सरे आप बता देता है कि ये खराब है, 3 चीज़ मिल जाएं तो 50 के ऊपर कर देना चाहिए। रेयरली 50 से नीचे भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहा कि 50 से नीचे कभी नहीं करते हैं। फिर जहाँ तक बात है कितनी मैक्सिमम एज होना चाहिए, मेरे पास 80 साल के भी आते हैं, 80 साल के भी, 85 साल के भी आते हैं, 86 साल के भी आते हैं। सबसे मैक्सिमम और मिनिमम कितना किया है सर एज का? मैंने कम से कम जो है 88 और 90 के ऊपर जो क्रोनोलॉजिकल एज है वहाँ तक किए हुए हैं। और थिंग इज दैट आप में कब पैदा हुए, इस क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एज इम्पॉर्टेंट है। मान लो आप हैं तो 85 के, लगते आप 75 के हैं, तो मैं उनकी एज 75 मानूंगा। होता है ये, कई बार आप 60 के होके 70 के लगते हैं। आपकी बॉडी में ताकत कितनी है, या हमें देखने से, और एज तो सर फिजियोलॉजी से तय करेंगे या उसका जो डेट ऑफ बर्थ है? फिजियोलॉजी से जो है ना। तो जहाँ तक क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं अभी, जी जी, क्रोनोलॉजिकल एज में लेट में ज़्यादातर 86 के ऊपर, 88 के ऊपर अगर वही एज है, पेशेंट वैसा ही लग रहा है वीक, तो रिकवरी स्लो हो जाती है। और ऑपरेशन का ओवरऑल, क्योंकि बॉडी का हार्ट भी वीक है, गुर्दे भी कंप्रोमाइज्ड हैं, तो कई बार तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप फिर भी पेशेंट विलिंग है इस एज पे, कहीं डॉक्टर साहब इसने, तो मैंने किए हैं अभी, कुंवर रेवती रमन सिंह जी का किया है, वो 86 साल के हैं, यूपी के जो, हाँ, अपने इलाहाबाद के एमपी रहे। तो वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो दुखी, बहुत से किए हैं, फौजी के किए हैं 88 साल में, हरियाणा का फौजी, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत दुखी हूँ, जो भी जितना और अभी किसी कैबिनेट मिनिस्टर का भी किया था ना। हाँ, उनकी एज इतनी नहीं थी, उनकी एज इतनी नहीं थी। तो उसमें कुमार साहब बोले डॉक्टर साहब मैं तो दुखी हूँ, मेरा कर दो, एज मत देखो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो उनका किया है, फिट है, करवा के बहुत खुश हैं, गुलदस्ता लेके ओपीडी में आए मेरे पास। तो ये डिपेंड करता है, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं। सबसे कम एज वाला नहीं बताया सर? हाँ, उसका नाम नहीं पता मेरे को। 18, हाँ, सबसे कम एज, सबसे कम एज, जहाँ तक मैंने बीच एज को बताया, 50 साल, फिर लेट का बता दिया कि भी लेट में कब करना चाहिए, तक गए, है ना। जहाँ तक कई बार एक जुवेनाइल रोमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, कई बार आपके पैदाइशी जॉइंट खराब होते हैं, तो उसमें आपके जॉइंट बचपन से ही आपको परेशान करने लगते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है, जब स्केलेटल मैच्योरिटी, आपकी लंबाई चौड़ाई पूरी बढ़ जाए, एक्सरे में डेवलप हो जाए आप, जितने लंबे चौड़े आपको होना है, उसके बाद फिर वो 18 के आसपास मोटी मोटी सी वो एज होती है, 18 साल पे भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी जैसे गठिया के मरीज में एम्स में, तो 18 साल का किया है आपने किसी का?
बिल्कुल किया है। तो उसका बाई बर्थ ही गड़बड़ था, हाँ मतलब भाई, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस बचपन में गठिया हो जाती है, और वो बेचारे बच्चे हमारे जो यंग जो है व्हील चेयर पे होते हैं, घुटने पूरे टेढ़े ऐसे मुड़े हुए व्हील चेयर पे होते हैं या बिस्तर पे होते हैं, तो उसमें फिर उनको चलाना बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर और पता चल जाता है ये जॉइंट बैडली डेस्ट्रॉयड है, फिर एज नहीं देखी जाती। फिर 18 से भी किया हुआ है, 20 पे भी किया हुआ है, 25 पे भी किया नी हुआ है। लगाने के बाद चलता कितना, उसका एज कितना है? अगर 18 साल के बच्चे का लगा दिया, मतलब एक किशोर ही हाँ कह लें 18 साल का, बिल्कुल। तो कितना टाइम चल जाएगा वो ये भी घुटना? पवन बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। होता क्या है, मैंने कहा 50 के ऊपर जब लगाते हो तो लाइफ लॉन्ग चलता है, एक मोटा मोटा सा कट ऑफ है हमारा। अगर 80 का हम मान लें 18 के आसपास 20 के आसपास अगर आपने किया है तो हो सकता है लाइफ में वो जॉइंट आने वाले टाइम में, अभी तो मान लो 70 जीना है, 75 जीना है, 80 जीना है, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है, जी जी, तो उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो अच्छा, दोबारा जॉइंट से फिर कराना हाँ पड़ेगा। करीब 30 साल के आसपास, 20 साल, 25 साल, 30 साल के आसपास हो सकता है उसमें से जितने बदले हैं 20% लोगों को, 10 से लेकर 20% लोगों को ज़्यादा एज में रिवीजन के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो उसमें रिवीजन तो हो सकता है उनको लाइफ में 1 या 2 बार निकाल के दोबारा जॉइंट मतलब डालना 25 से पड़े। 30 साल एज मान के चल सकते हैं कि एवरेज इतना एज होता है, अगर नहीं हम नहीं, रिप्लेसमेंट इससे करना। ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा इससे होता है। मैं बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ इसमें। तो हो सकता है जब वो 50 के हों तो दोबारा बदलना पड़े, है ना, 60 पे भी बदलना पड़े। तो 1 या 2 रिवीजन की इतने कम एज में, और रिवीजन भी के रिजल्ट भी ऐसे ही अच्छे हैं जैसे कि पहली बार बदलने के। क्या है सर सक्सेस रेट ऐसे? रिवीजन नहीं, में पहली बार अगर जो किया है। सक्सेस रेट बिल्कुल अच्छी है, इसलिए जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने, जॉइंट रिप्लेसमेंट का नंबर इस देश में बढ़ रहा है, 30% की ग्रोथ है, क्योंकि लोग करा के समाज में घूम रहे हैं। जो मेरे पास पेशेंट आता है, ऑलमोस्ट 99% पेशेंट ऐसा होता है, डॉक्टर साहब उसने करा रखा है, उसने भेजा है, उसने का वर्ड ऑफ माउथ, बिल्कुल। है ना। ज्यादातर लोगों के तभी पास बढ़ रहा वर्ड है ऑफ सर। माउथ के होते हैं, मेरे पास तो एक्सक्लूसिवली वही होता है, क्योंकि मैं कोई इवनिंग क्लिनिक नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ ना, मैं कोई इधर उधर भागता, केवल वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास पेशेंट तो आते सर हैं, मोर देन 90, क्योंकि सक्सेसफुल बहुत है इसलिए कराने आते हैं। 95% ज़्यादा है सक्सेस रेट? और भी ज़्यादा है। और भी ज़्यादा। ये आपका है या ओवरऑल जो नी रिप्लेसमेंट होता है पूरे, अगर पैन इंडिया की हम बात अगर करें? सर्जन अच्छा है ना, सर्जन अच्छा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी। जो अर्ली फेलियर होते हैं वो सर्जिकल कमी की वजह से होते हैं। अगर सर्जन सर्जिकल स्किल्स में आपको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो, कोई पेशेंट बहुत जल्दी फेल हो गया, है ना, इसका मतलब सर्जरी में कोई गड़बड़ हुई है। और मान लो कोई पेशेंट 20 साल 30 साल ठीक चलता रहा, उसके बाद प्रॉब्लम लेके आता है, वो सर्जिकल फेलियर की वजह से नहीं होता है। ओके। तो हमारा लिटरेचर ये कहता है कि सब कुछ ठीक है तो 20 साल के अंदर 10% ही फेल होते हैं, मतलब 20 साल तक 80-90% से ज़्यादा घुटने और भी चलते ही रहते हैं। तो अर्ली फेलियर बहुत रेयर होता है, और होता भी है तो पुअरली डन सर्जरी की वजह से। मैं कहता हूँ, मेरे कई बार साथी मेरे नाराज़ हो जाते हैं कि आपको जनता को ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जनता को हकीकत तो पता होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन कितना रहता है अगर एक बार हो गया तो? लाइफ को कितना हम मतलब जैसे रूटीन लाइफ जैसे पहले चल रहा था, हाँ, एग्जैक्टली वैसे तो चल नहीं तो पाता ये होगा। पूछना चाहते हो कि भाई इसमें आफ्टर द जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हाँ, क्या है नहीं ना। कर सकते, बिल्कुल। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आपकी लाइफ एकदम बदल जाती है। आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको मना किया जाता है। जैसे कि आपको ब्रिस्क वॉक करना, घूमना फिरना, आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना, गोल्फ खेलना, स्विमिंग करना, पहाड़ पे घूमने हर जाना, काम वो कर सकते हैं जो कि नॉर्मल हर इंसान कार जो। चलाना, साइकिल चलाना, ट्रक चलाना, बस चलाना, सब कुछ अलाउड होता है। 2 काम कर सकते हो, नहीं करो तो अच्छा है उसकी लाइफ के लिए, है ना। सर्जन ने तो अच्छा डाल दिया, अगर आपने उसकी केयर नहीं की तो उसकी लाइफ कम हो सकती है। वो 2 जैसे कि काम मैं, कौन है? वो एक तो वो काम है, अगर आपको नीचे पालती मार के उकड़ू बैठने में
उसकी लाइफ कम होने के चांसेस होते हैं। बैठ तो सकते हो पालती जब पालती पेन, जो मार के हाँ, बैठते हैं। बिस्तर में अगर आप पालती मार के बैठोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिस्तर ओके, में। फर्श पे नहीं नीचे बैठना। जमीन पे बैठने में जब आप उठते हो तो बहुत ज़्यादा जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है। एक तो वो चीज़, बैठ सकते हो मना नहीं है, लेकिन लाइफ। दूसरा, जॉगिंग रनिंग कर तो सकते हो आप, लेकिन हो सकता है उसकी लाइफ पे थोड़ा फर्क पड़े। मतलब रनिंग नहीं करना है, हाँ, ब्रिस्क वॉक करो, रिस्ट वॉश को। क्योंकि ब्रिस्क वॉक करने में, रनिंग करने में 10 से लेके 20% ज़्यादा लोड रनिंग में पड़ता है, नी पे joint के पड़ता ऊपर। है। ओके। तो उसमें उसकी लाइफ कम होने के चांसेस होते हैं। बस ये 2 चीज़ को छोड़ के दुनिया की सारी चीज़। सर कोई नई टेक्नोलॉजी भी आई है इसमें, या एकदम मैनुअली यहाँ से काटते हैं, चीरा लगाते हैं और उसको निकालते हैं फिर करते हैं, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी भी नई आई है? देखो पवन, ये भी बहुत जनता को बहुत बड़े मिथ के अंदर फंसी हुई है, झूठ के अंदर फंसी हुई है। चीरा तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इतना बड़ा जॉइंट मुझे अंदर डालना है, जी जी। है ना, तो इसके लिए बिना चीरा पिन होल से थोड़ी चला जाएगा। ये पिन होल सर्जरी नहीं है। अगर कोई पेशेंट को मिसगाइड करता है वो अलग चीज है, ये इतना बड़ा है तो इससे डबल चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये अंदर मुझे बिठाना है। इसमें रोबोट वगैरह का कोई ठीक यूज है? नहीं हो रहा है सर? हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें चीरा, जैसे आपने सवाल किया था, चीरा वही होता है। ठीक है। ठीक है, जहाँ तक सवाल है नई टेक्नोलॉजी का, है ना, एक टेक्नोलॉजी का और जॉइंट कोई नए आए हैं क्या? एक तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई, जॉइंट का डिज़ाइन फर्क चीज़ हो गई। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा आजकल जो आई है, जिस पे बहुत हाइप किया जा रहा है, वो है रोबोट। अच्छा, हाँ, रोबोट का, बिल्कुल। है ना। तो जॉइंट की 3 चीज़ होती हैं। एक तो हड्डी को छीलना, एक बैलेंस करना, दूसरा बोन के ऊपर बिठाना। जैसे कि ये हड्डी है जी। है ना, ऐसे ही बिल्कुल होता है सर? हाँ, घुटने? ऐसे ही होता है। ओके। जैसे इस हड्डी को छीला गया है, ये ऐसी नहीं होती हड्डी, ऐसी होती है। ये अर्थराइटिस की, ये तो नॉर्मल हड्डी है। देख रहे हो नॉर्मल हड्डी, देख रहे हो आप, ये चिकनी लेयर है, चिकनी लेयर होती है हड्डी के एंड पे। अब इसमें अर्थराइटिस है, आप देखो ये पूरी जो है चिकनी लेयर खत्म हो चुकी, जो नीले रंग की थी, ये ब्लड निकलने लगा, हड्डी दिखने लगी और ये लाल लाल होने लगा। तो इस स्टेज पे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम करते क्या हैं, इस हड्डी को छीलते हैं, ओके। ठीक है, और उसके बाद इस पे कैप बिठाते हैं। फिर कैप बिठाने से पहले इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, कि भाई ये जैसे कि जो पैर है इधर उधर ना भागे, है ना, आगे पीछे ना जाए। तो रोबोट क्या करता है, ये एक स्टेप, 3 मेजर स्टेप है, उन 3 मेजर स्टेप में भी सब स्टेप्स हैं 8-8। मान के चलो, मैं अपनी ओपीडी में बोलता हूँ 2 दर्जन स्टेप होते हैं नी रिप्लेसमेंट की। तो हड्डी के काटने वाला काम रोबोट करता है, ओके। बाकी काम नहीं करता। और ये काटने का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हड्डी थोड़ी सी यहाँ से उठी भी रह गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रोबोट का यूज ही क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना। तो मेन काम होता है अब बैलेंसिंग करना, जो रोबोट नहीं करता है, वो अपने हाथ से करना है आपको, और फिर इसको यहाँ चिपकाना, ये काम भी खुद हाथ से करना है। और तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, और इसको सीमेंटिंग बोलते हैं, चिपकाना। चिपकाने में भी लोग कमी करते हैं, तो उसकी लाइफ फिर कम हो जाती है। तो रोबोट केवल ये वाला काम करता है। जी जी। अगर सर्जन अच्छा है तो रोबोट थोड़ा आपको स्क्रीन पे आता रहता है, आपने कितनी हड्डी काटी, है ना, तो आपको बता देता है। एक आप हड्डी अपनी फीलिंग, अपने जो पैरामीटर्स है, मेजरिंग डिवाइस है, उससे काटते हो, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कमी है ना, आपकी फीलिंग और मेजरिंग डिवाइस से आप काटते हो। इसमें रोबोट जब काटेगा तो स्क्रीन पे इतनी कट गई। तो अच्छे सर्जिकल स्किल्स, अच्छे सर्जन का कोई रोबोट अल्टरनेट नहीं है। मैंने देखा है कि अगर आप सर्जरी अच्छी नहीं कर पाते, रोबोट के फेलियर ऐसा नहीं है, खूब हो रहे हैं, खूब मेरे पास। क्योंकि रोबोट का तो बहुत लिमिटेड रोल है, लिमिटेड रोल है, बिल्कुल। मोर ऑफ मार्केट, मोर ऑफ, अगर मैं सच में बोलूं लोग नाराज होंगे, मोर ऑफ हाइप्ड और मार्केट ड्रिवन है।
लेकिन अगर इसका यूज भी है तो अच्छे सर्जिकल हैंड्स में है। तो फिर वो तो सर सर्जरी का कॉस्ट भी बढ़ जाता होगा रोबोटिक हाँ, अगर बढ़ यूज जाता होता है, बिल्कुल बढ़ जबकि जाता उसका है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर स्किल्ड सर्जन है तब तो वो ज़्यादा अच्छा खुद ही कर लेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं हड्डी है, को बेसिकली छिलना तो जरूरत है, ही नहीं है। जरूरत और ही नहीं है। अनस्किलफुल है तो कई बार ये उल्टा पड़ जाता उल्टा है, पड़ जाता है। उल्टा पड़ तो जाता है। बहुत ज़्यादा रोबोटिक इसमें हाँ, ये इसमें कहना कि गुड सर्जिकल स्किल्स, गुड सर्जिकल हैंड और आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये साफ लिटरेचर में भी ये चीज़ निकल के आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव पे बोल रहा हूँ, जी 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 बहुत किया सर, हुआ है 20 मैंने 20 काम, हजार प्लस आपने किया है, लिटरेचर ये भी तो यही कहता है जो बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ। सर ये पुरुषों में ज़्यादा होती है या महिलाओं में दिक्कत इस तरह की जो ये नी वाला? महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। हमने एम्स में जब थे तब भी एक डाटा निकाला था अपने रजिस्टर में देख के भी, देखो पिछले 3 साल में हमने कितनी महिलाओं के जॉइंट बदले, कितने पुरुषों के बदले। जी जी तो मान के चलो इसमें 10 अगर देखा जाए तो 10 में से 6 या 7 महिलाएं होती थी, अच्छा 70% पुरुष के या आसपास। 2 या 3 होते थे। और उसके भी बहुत सारे रीजन हैं। एक तो शायद हार्मोनल रीजन भी हो, ओके, कोई फीमेल कोई का। प्रूवन फैक्ट नहीं है ये, हाँ, मतलब ये हाइपोथेसिस है फीमेल में क्या होती है ना, तो शायद हार्मोनल हो। और उससे ज़्यादा जो क्लियर कट है हमारे देश में और ज़्यादातर देश में महिलाएं कम एक्टिव रहती हैं, कम फिजिकल वर्कआउट करती हैं। तो जो मैं कहता हूँ कि फिजिकल वर्कआउट ओवरऑल बॉडी को ठीक रखता है, जॉइंट को भी ठीक रखता है, शायद वो कम एक्टिव रहती हैं। सक्सेस रेट में भी फर्क होता है क्या मेल और फीमेल का अगर नी रिप्लेसमेंट करते नहीं, हैं तो? सक्सेसफुल उसके लिए तो केवल गुड सर्जिकल स्किल्स हैंड का रहता है। ओके, दोनों में इक्वली मेल और सक्सेसफुल फीमेल का रहता उससे है। कोई लेना देना नहीं। हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव में थोड़ा पेन जकड़न महिलाओं क्योंकि सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन का पेन जकड़न महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन चलना फिरना, जिंदगी 20 साल 30 साल चलना, उसमें मेल और फीमेल का और वेट का बराबर। कितना रोल होता है अगर वजन ज़्यादा है और किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है? देखो, और वजन किसी का ज़्यादा है normal तो वजन? खराब भी उसका ज़्यादा होता है ना? लेकिन सक्सेसफुल वेट वालों में भी होता है। बस उसमें ये है, जैसे मैंने कहा ना, अगर ज़्यादा खराब है, वेट ज़्यादा है, मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आई हैव टू बी डबली विजिलेंट वाइल आई ऑपरेटिंग। सर ये इस पे जो कैपिंग लग गया नी पे कि उसका जो प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कुछ असर पड़ा है प्राइस पे ऑपरेशन? बहुत फर्क पड़ा है, पड़ा है। बहुत ऑनेस्टली बहुत फर्क पड़ा है। उससे जो है काफ़ी कुछ इस फील्ड के करप्शन को कंट्रोल में ला चुके हैं। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप था। जब मैं एम्स में था, आई फुल्ली सपोर्टेड दिस स्टेप। इसमें भी 2-3 तरह का नी होता है ना सर? हाँ। कोई एक सस्ता भी होता है, एक महंगा भी होता है, तो हर तरह के नी पे कैपिंग है? हाँ, बिल्कुल, हर तरह के नीब पे कैपिंग है। ये भी मैं बताता हूँ आपको। जी 2 तरीके के मोटा मोटा नी होते हैं। ऐसे तो इतने सारे डिज़ाइन हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं मार्केट में। जैसे कि ये 2 नी हैं, जी, है ना? ये ये गोल्ड आप- प्लेटेड नहीं हो गया? हाँ, वो ज़्यादा ये कीमती तो है। कोबाल्ट क्रोम का नी है हम्म, ना? तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, ओके। कोई ऐसा नहीं है और इसको इसका कमी प्राइस है। कितना होता है? इसका प्राइस करीब 25-30 हज़ार रुपये सस्ता होता है इससे। ओके, तो दोनों में क्वालिटी में मैं कोई फर्क नहीं होता? बताता हूँ फ़र्क क्या है दोनों में। एक तो इसमें टाइटेनियम की कोटिंग करने से मेटल एलर्जी के चांसेस, मैंने बोला चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जिसको ये मैंने डाला है इसको सबको एलर्जी हो रही है, बहुत रेयर होती है इसमें भी तो एलर्जी उसमें होती ही नहीं या पॉसिबिलिटी कम हो जाती है? पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। और कम हो जाती है। दूसरा, शायद कोटिंग करने से ये इसकी प्लास्टिक सरफेस शायद थोड़ी सी, लेकिन एलर्जी का क्लियर कट एविडेंस है। लेकिन इसमें भी एलर्जी नहीं होती कोबाल्ट क्रोम में भी, ऐसा नहीं है, बहुत रेयरली। क्योंकि पहले तो यही लगता था गोल्ड प्लेटेड तो बाद में आया बाद है। में आया है, कैपिंग दोनों में ही है, तो इसकी प्लास्टिक भी शायद कम घिसती होगी। तो एक तो हो गया कि कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम केटेड। और जॉइंट का डिज़ाइन भी फ़र्क होता है। ओके, जॉइंट के, ये तो मटेरियल की बात हो गई। अब डिज़ाइन वाइज इन दोनों जॉइंट को आप देखोगे, ये जॉइंट देखो आप, इसमें कैप, एक मेटल कैप भी है, लेकिन ये 2 दीवालें भी हैं और ये पीछे रॉड भी है। दिख रहा होगा शायद कैमरे को, ये दीवाल है। कुल मिला के इसके अंदर होल है। जी जी। और ये होल इस प्लास्टिक के लिए बनाया जाता है। इस प्लास्टिक ये होल में चली जाए,
है ना। तो इससे होता क्या है कि थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना, बैलेंसिंग इतना इम्पोर्टेंट है बोन काटने से पहले। अगर सर्जन बैलेंसिंग में थोड़ी बहुत चूक की है तो ये इसके अंदर फंसा रहता है, तो पैर इधर उधर नहीं जाता, भागता नहीं है, इधर उधर नहीं भागता, आगे पीछे भी नहीं भागता, नीचे लेग पीछे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी, इसे संभाल के रखता है। जी जी। सर इसका कॉस्ट कितना आता है मोर और लेस, मतलब अगर एक हम विंडो बताएं कि 2 लाख से 4 लाख या 1 लाख से 2 लाख एक नी में ट्रांसप्लांट अगर किसी को कराना हो, हाँ। रिप्लेसमेंट, जैसे कि इनके जॉइंट की कॉस्ट ही 70-75 हज़ार के आसपास, ये 1 लाख के आसपास आता है ना। ये कैपिंग की हुई है सरकार ने दोनों में। जहाँ तक जॉइंट बदलने का सवाल है, कोई भी जॉइंट मान के चलो, डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप भरते हो। 2.5 लाख से लेके एक जॉइंट का, दोनों जॉइंट का मान के चलो 5 लाख से लेके 6-6.5 लाख, है ना, 4.5 लाख से लेके 6-6.5 लाख तक, 4.5 से लेके मान के चलो। सर इतना अगर आपने 20,000 से ज़्यादा कर दिया, हाँ। क्या किसी का फ्री भी किया है क्या कभी? फ्री हम हाँ? क्या सर, किसी का फ्री किया है? नहीं, बिल्कुल। मतलब नी मान लीजिए वो खरीद के ले आया कि ऑपरेशन का चार्ज हम नहीं लेंगे, हम और कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, ऐसा किया है? नहीं पवन, बहुत फ्री किया है। मैं तो वह प्रैक्टिस का आदमी नहीं हूँ, एम्स का कीड़ा हूँ मैं चला गया, वो अलग चीजें हैं, तुम्हें पता है क्यों गया मैं प्रैक्टिस में। जी। लद्दाख में जो हम करके आते हैं ना, 300 से ज़्यादा जॉइंट हम जो किए, लास्ट ईयर तक किए, पिछली बार 57 किए थे, सब वो चैरिटी वर्क था। अच्छा, कोई पैसा नहीं। और लद्दाख में नहीं, हिमाचल के गांव में, दसमल गांव में, हमीरपुर में, वहाँ भी करीब जो है 300 से ज़्यादा जॉइंट बदले हुए हैं। वहाँ कोविड में काम शुरू किया था। लद्दाख में तो हम 2014-15 से जॉइंट सारा सामान लेके जाते थे। वो तुमने भी उस पर स्टोरी लिखी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उसी को देख के कहा था, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो तुमने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला। तो वहाँ भी हम लोग चैरिटी करते हैं। तो फिर अभी लेटेस्ट मैं बताऊं आपको, बता देना चाहिए, मुझे लगता है मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। वृंदावन में कृपालू महाराज प्रेम मंदिर है। जी। तो वहाँ से रिक्वेस्ट आई डॉक्टर साहब की, सर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, आप गंगाराम में थे, कि अपने श्रद्धालुओं का वहाँ करा लें, है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम आपके प्राइमस में कराऊं। ठीक है। तो वहाँ भी मैं 50 के, अभी वहाँ पिछले 1 साल से शुरू किया है, 50 जॉइंट के आसपास सब चैरिटी का। वृंदावन में जाकर? वृंदावन में कृपाल डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब हमारा थिएटर, अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह है? हाँ, थिएटर वहाँ मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, आप जाके वहाँ के? हाँ, मैं जाके। तो रेगुलर जा रहे हैं सर या? हाँ, रेगुलर जा रहे हैं। अभी भी उनकी रिक्वेस्ट आई है, अभी उनके, मैं सितंबर में उन्होंने टाइम मांगा है, तो मैं अपना यहाँ से टाइम निकाल, तो सोसाइटी को अपना रिटर्न भी कर रहे हैं? रिटर्न बैक। इवन ओपीडी में भी किसी के पास मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। आई एम वेरी बोल्ड, एम्फेटिक। जो पैसा आ रहा है ईमानदारी से, दैट इज, मैं इसको बाई प्रोडक्ट समझता हूँ अपनी लाइफ। बिल्कुल। और वही इतना होता है, कितना खर्च करोगे, इट इज एंडलेस। वो तो सर मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर एम्स से आप जब से निकले हैं तब से लगता है जैसे कि मेडिसिन वहाँ ऑर्थो में किसी को भेजना हो तो सोचना पड़ता है, ऐसे किसी को भेज दो, किसी भी दिन सिर्फ ओपीडी पता होना चाहिए, चले जाओ भाई, देख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एम्स महान है, एम्स जैसा प्यारा मंदिर है, फिर थोड़ा सा इंडिविजुअल फर्क पड़ता है, लेकिन एम्स जैसा टेम्पल तो पूरी दुनिया में नहीं होगा, वो तो रहेगा ही। फिर थोड़ा बहुत इंडिविजुअल फर्क पड़ते हैं। सर आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं। आप सुबह में देखिए पार्क में, हर पार्क में भीड़ होगा, बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग रहता है, और कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, कोई फास्ट दौड़ रहा है, और अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज का। किसी को मालूम नहीं कि हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कैसे बेसिकली करना कैसे चाहिए, आड़ा तिरछा सब कर रहा है कोई, मतलब अपने बॉडी को जिस तरह से सिर्फ मूव कर रहा है, तो क्या वो फायदेमंद है या कई बार नुकसानदेह भी होता है जिस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है तौर तरीका एक्सरसाइज का, कुछ भी बस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पवन, सही तुमने क्वेश्चन किया। देखो कुल मिला के एक्सरसाइज 3 टाइप की होती है ना। एक तो होती है एरोबिक एक्सरसाइज, अगर पर्टिकुलर हम नी की ही बात करें, नी और हिप, खाली नी की बात और हिप की, और वेस्ट में जिसको आजकल पेन ज़्यादा है, सिटिंग ऑफिस जॉब है, उसको वेस्ट में दर्द हो रहा है। देखो एरोबिक एक्सरसाइज का रोल हर एक जॉइंट के लिए है। एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका वेट बड़ा कंट्रोल। ये क्या होता है सर एरोबिक? कैसे? जैसे ब्रिस्क वॉक करना, अगर आप जॉब मॉडरेट जिसको हाँ, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सब एरोबिक्स है। ठीक है ना। तो उसमें ओवरऑल आप कैलोरी बर्न कर रहे हो। कैलोरी जब वेट कम होगा तो नी पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। एक तो एरोबिक हो गई। अब नी की जहाँ तक बात की जाए, इस एरोबिक एक्सरसाइज से नी का खाली काम नहीं चलता,
नी को एक मसल का सपोर्ट सिस्टम होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, थाई मसल। जिसकी ये थाई मसल स्ट्रांग होती है, जिसका वेट ऑप्टिमम होता है, उसका नी खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। ये हकीकत है, प्रूवन है एक्सपेरिमेंट में, और ये लिटरेचर में लिखा हुआ है। और मैं भी इस बात को, मैं सारा लिटरेचर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, बिलीवर हूँ इस बात का, है ना। और इसकी सिंपल एक्सरसाइज है जो वॉक में नहीं हो पाती, किसी एरोबिक में नहीं हो पाती है, साइकिल में हो जाएगी, साइकिल में हो जाती है ना। और नई साइकिल नहीं कर रहे हो तो आप ये, इसके दो तरीके हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये थाई ना, ये वाला? हाँ, ये थाई आगे वाली ठीक मसल है। स्पेशली। इसको करने के तो लिए क्या तरीका इसमें है? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एंकल पे आपने वेट बांधा और आपने घुटने को सीधा किया, रोक के रख लिया। ओके। ये आप इस पे देखोगे प्रेस, तो ये इस पे प्रेस आप करना है नी खुद, पे? हाँ, ये आप सीधा करोगे तो नी पे, हाँ। इस मसल पे आप आया फील है। कर रहे हाँ, होगे। फील आप कर रहा हूँ, बिल्कुल। जो ये मसल स्ट्रांग बना के रखते हैं जो लोग, उनके ये नी का सपोर्ट सिस्टम है, उसका डीजनरेशन एज बढ़ने के साथ साथ, अब मेरे बाल उतने नहीं रहे, लुक वैसा नहीं रहा, सेम नी के अंदर चल रही है चीज, तो ये मेरा नी का डीजनरेशन सपोर्ट मिलेगा तो डीजनरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। ओके। एक तो इस तरीके ये से कितना बार करना चाहिए सर किसी को? जब आपको लगे मसल में स्ट्रेस आने लगे, आप फील करोगे, हाँ, ये आप 20-25 बार। रूटीनली नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, रोज करना चाहिए, डेली करना चाहिए, 20 से 25 डेली बार करना है इसको। 20 आपने रोक के रखा 10-15 सेकंड तक, आपको लगेगा हाँ अब मसल पे स्ट्रेस आ रहा है, छोड़ दिया। ओके। फिर इसको किया, दोनों एक साथ भी कर अच्छा, सकते दोनों एक साथ भी कर एक तो तरीका ये हो गया। जी जी। दूसरा ये, जब आपका घुटना सीधा है, जैसे ये सीधा है घुटना मेरा, जी जी। मैं परिया को ऊपर खींचूंगा, घुटना पीछे चला जाएगा, ये मसल फिर कैसे सर? निकल फिर के, से मैंने ऐसे किया। हाँ ठीक है। तो ये परिया को ऊपर खींचो, पटेला को, हाँ, खींचा। तो ये मसल ये हार्ड हो जाएगी, हार्ड आप हो गई। देख रहे हाँ, हो, हार्ड हो गई। कुल मिला के इस मसल पे स्ट्रेस आना चाहिए। ओके। ये नी के लिए रामबाण एक्सरसाइज है, नी की अर्थराइटिस के लिए ही नहीं, नी की हर बीमारी के लिए। ओके। किसी का लिगामेंट भी टूट जाए, किसी की मेनिस्कस भी फंस जाए, या कोई और रीजन हो जाए, तो ये नी के लिए मोस्ट ये इम्पोर्टेंट। 2 बताए सर, एक और आप 3 बता रहे थे इसके लिए। हाँ, जी। एक तीसरा, आपने घुटने को जोड़ लगा के सीधा किया और हवा में रोक के रख लिया, हवा में? SLR एक्सरसाइज, तब भी सिमिलर काम होगा। ये मसल स्ट्रांग होगी, या पूरे लिम्ब मजबूत हो जाएगी, अच्छा। पूरे नीचे से लेके खाली नी, ये मसल के अलावा। तो कुछ समय तक नी रिप्लेसमेंट को हम टाल सकते हैं ऐसे करके, अगर खराब भी है अरे तो? नी रिप्लेसमेंट होता है, सबका थोड़ी होता है, बहुत कम पॉपुलेशन का होता है। ये तो नहीं, जिसका आबादी- दर्द है मैं हाँ, बता रहा हाँ। हूँ, उसको भी नहीं, फायदा। बिल्कुल टाल नहीं सकते। अगर स्टेज 2 तक है, इवन 2 अर्ली 3 स्टेज भी है, अगर ये आप एक्सरसाइज करोगे तो सालों उसी घुटने से आप जिंदगी बिता सकते हो, सालों तक हम टाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जबकि मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है ये। बिल्कुल 2 बार 5 तीन- मिनट का काम है, 5 मिनट का 5 काम से है। लेके 10 मिनट बस। ये तो लोगों को करना चाहिए। ये वॉक में नहीं पता हो ही पाती। नहीं है, लेकिन ये वॉक तो पता भी बहुत नहीं है अच्छी सर। है, ओवरऑल वॉक अच्छी है, लेकिन वॉक में नहीं हो पाती, नहीं हो इसको पाती। अलग से टाइम देना पड़ेगा। सर, योग आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, हाँ। वजन घटाने के लिए, ये सबसे भी फर्क पड़ता है योग वगैरह से? बिल्कुल, योग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और खासकर मैंने आपको बताया ना, एक तो एरोबिक, एक टारगेटेड एक्सरसाइज, तीसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो होता क्या है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो मांसपेशी वीक होती है और रिजिड होती चली जाती है ना, जवानी में मसल स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो योगा का सबसे बड़ा काम होता है कि आपकी बॉडी का लोचपन जो बचपन में और यंग एज में होता है वो बना के रखता है। जी जी। फिर योग आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है, आप ज़्यादा कूल कंपोज्ड रहते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो। अगर इसमें योग भी करें आप तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ भी साथ में करें। योगा इस मसल को, बहुत से योगा ऐसे होते हैं ये मसल को स्ट्रांग करते हैं। अच्छा। कई सारे योगा का आपको पता नहीं है, बहुत योगाज हैं अलग अलग टाइप के, तो जिसमें ये मसल स्ट्रांग होती है तो नी की आपकी योग में एक्सरसाइज हो गई। और मेंटल स्ट्रेंथ तो योग से बहुत आती है, और बॉडी का लोचपन का तो योग से सबसे ज़्यादा उसी से आती है। सर, ये हाई हील वगैरह का कोई नुकसान है क्या? जो महिलाएं आजकल की नहीं, लड़कियां हैं, हाई ये सब बहुत हील- हाई हील पहनती हैं, हाँ। पेंसिल हील, और 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, उससे 6-6 घंटे। डेफिनेटली पूरे लोअर पार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, कमर तक जाता है ना। तो खासकर हाई हील पहन के बहुत लंबा चलना, है ना, तो अभी आप कहीं किसी फंक्शन में गए हो, एक जगह खड़े हुए, थोड़ा बहुत देर के लिए पहनी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप फिट हो तो
आप ऑलरेडी अनफिट हो, वेट ज़्यादा है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता और है। जूता वगैरह सर, जूता कोई भी पहन के हम वॉक कर सकते हैं या जूता नहीं नहीं वगैरह? नहीं, हाँ। जूता अच्छा होना चाहिए, जिसका सोल सॉफ्ट होना चाहिए। जी जी। जैसे कि मैंने कहा ना, जब दौड़ते हो आप, तो दौड़ते हो, इसको इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कहते हैं। जी, जी। अगर जूता अगर आपका सॉफ्ट होगा जी। तो इम्पैक्ट सारा जूता ले लेगा, जो घुटने तक नहीं जाएगा, घुटना खराब नहीं होगा। इसलिए जूता, स्पोर्ट शू कोई भी जिसका सोल अच्छा हो, ओके। ऐसा ही होना और चाहिए। सर जिम में आजकल बहुत लड़के जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा, किसी का 50 केजी वेट है और वो 150 केजी उठाते हैं और उसको अपने फेसबुक पे या सोशल साइट्स पे डालते हाँ, हैं, उसमें कई बार और वो वजन अपने उठाते हुए। अपने बॉडी को इंजर कर सकते हैं। आप ये देखो, इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ पाबंद नहीं है कि मैं किसको कितना उठाना है। लिसन योर बॉडी, अपने बॉडी की आप ताकत समझो, उसके हिसाब से आप उठाओ, है ना, और उसके हिसाब से ग्रेजुअली आप बढ़ा भी सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ओवर एंथुजियास्टिक कोई काम कर रहे हो, आप अपने बॉडी को परमानेंट, अपने जॉइंट को परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हो, ख़राब कर सकते हो, आपको लाइफ टाइम में परेशान करेगा। सर जो लंबे समय तक कंप्यूटर और लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं उनके यहाँ पेन होता है, कई बार यहाँ पेन होता है, और उस समय और सोते समय जब सोने जाए तो ज़्यादा फील होता है कई बार। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? देखो, होता क्या है, किसी एक पोस्चर में किसी बैठे रहते हो तो कुछ मसल्स पे और जोड़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, और उनकी इतनी कैपेसिटी है नहीं स्ट्रेस लेने की, एक ही पोस्चर में करते रहो, जी जी। है ना। तो ये कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, इतनी बात पक्की है। तो हमें करना क्या है, उस इलाके को मजबूत बनाना है, उस इलाके को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, वो उतना स्ट्रेस लेने लायक हो जाए रोज़मर्रा के काम में। बड़ा सिंपल फार्मूला है। तो उसकी टारगेटेड स्पेशल एक्सरसाइज उस इलाके को करनी है। ओके। काम तो आपको करना है, ब्रेड एंड बटर तो कमाना है, उसमें ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ नहीं होती। ये प्रोफेशनल हैजार्ड होते हैं, कुमुलेटिव डिसऑर्डर होते हैं, और ये होते जब ज़्यादा हैं जब आप अनफिट होते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो उस इलाके की टारगेटेड एक्सरसाइज, जहाँ से दर्द थ्रो हो रहा है, उसको स्ट्रांग बनाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। ओके सर, एक चीज़ और, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत हो रही है, उसकी कमी होने से क्या दिक्कत आ रही है और क्यों इतनी कमी हो रही है, देखो, क्या करें उसके लिए? क्योंकि हमारा, हर मरीज को आप भी कैल्शियम और विटामिन डी तो देते ही हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। विटामिन डी का तो हम एम्स में बैठ के रिसर्च भी कर चुके हैं, क्योंकि डाइट में नहीं होता है, ओके। है ना। ये या तो पहले तो हमारे जैसे कि पिताजी थे, एक सौ वो नंगे बदन धूप में भी बैठते होंगे, उनको मिल गया विटामिन। ये केवल नंगे बदन जब आपकी स्किन सनरेज से एक्सपोज्ड है तभी बनता है। ओके। तो जो हो वो नहीं रहा है। सिचुएशन है नहीं आज की डेट में, नहीं है बिल्कुल। है ना। तो इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेना होता है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब से नया एरा आया है, काफ़ी हो गई है। पहले शायद पता भी नहीं चलता होगा, अब टेस्ट में पता चल जाता है। तो ये मान के चलो मेजॉरिटी हम लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो उसका बड़ा सिंपल सा 20 रुपए का एक सैशे आता है, जिसको शुरू में वीकली देते हैं, फिर मंथली देने में कोई हार्म नहीं है। या फिर कुछ डाइट में विटामिन डी होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता उसमें भी। जैसे मान लो आप एग खाते हो, तो एग का जो येलो होता है उसमें विटामिन ठीक ठाक मात्रा में विटामिन होता है। डी? हाँ, विटामिन डी, हाँ। येलो वाले पोर्शन? येलो वाले में, वाइट में नहीं होता, वो कोई प्योरली प्रोटीन होता है। ओके। या फिर आप कुछ वाइट फिश, में प्रोटीन और येलो वाले में विटामिन डी? हाँ विटामिन डी भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है येलो में, है ना। तो विटामिन डी केवल येलो में ही होता है। या कुछ टाइप फिश होती हैं, उसमें विटामिन, कौन फिश खाता है, कौन कितने लोग एग खाते हैं, और उसके बाद भी हो सकता है सफिशिएंट मात्रा में ना पहुंचे, तो वो सप्लीमेंट ले लेने में अच्छी बात है। एक चीज़ है, जिसको घुटने वगैरह में दर्द रहता है वो आमतौर पे कोई एनाल्जेसिक या कोई दर्द का पेन किलर ले लेता है और वो उसी से चलता रहता है, 10 साल 5 साल तक चलता रहता है, वो कितना हार्मफुल है? देखो, अगर कोई पेन कभी कभी होता है, कभी आपने एक गोली ले ली, उसके बाद आपको पूरा हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया या नहीं हुआ, तो वो सीरियस बात नहीं है, ये मान के चलो। क्योंकि कोई सीरियस किसी भी जगह की प्रॉब्लम होती है, वो बढ़ती है, फिर आपकी गोली वोली सब फेल होने लगती हैं। ओके। फिर आप जो गोली हफ्ते में 1 या 2 बार लेते थे, फिर आप डेली पे आ जाते हो, वो सीरियस बात है, उसमें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, कभी कभी आपने गोली खा ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया, और पेन के अलावा कोई स्वेलिंग नहीं है, और कोई लालपन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, या कोई और सिम्टम्स नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है।
सर आप इतने फिट हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है? आप सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं? सुबह जगने से लेके सोने तक खाने पीने और फिजिकल एक्टिविटी क्या रहती है आपकी? एक सबसे बड़ा तो मैंने कहा मैं इवनिंग क्लिनिक नहीं करता हूँ। अच्छा, रात अगर के मैं समय। इवनिंग इधर उधर भागने लगूं जस्ट टू अर्न मोर मनी तो मैं फिट नहीं रह नहीं, कितने पाऊंगा। बजे जगते हैं आप सुबह? हाँ, मैं सुबह करीब जो है 6:30 के आसपास जग जाता हूँ ठीक है। और अपना तैयार होके, ठीक है, हल्का सा ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट में मेरा हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है मेरा और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कम जाए। कार्बोहाइड्रेट बहुत वेट बढ़ाता है। अपना निकल जाता हूँ हॉस्पिटल। ओके। फिर सुबह हॉस्पिटल में कोई वॉक वगैरह नहीं करते सुबह आप? में नहीं, पहले मैं एम्स में था तो थोड़ा लेट जाता था, तब मैं सुबह ही करता था। तो इसमें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपने सुबह एक्सरसाइज की वही फायदा करेगी, आपने शाम को की या लेट इवनिंग वो नहीं करेगी, ये गलत बात ये है। गलत है। एक चीज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, जो आपको फुर्सत का टाइम हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस टाइम करो, बट करो जरूर। ओके। नियम बनाना चाहिए, तो मैंने अब उसको इवनिंग में शिफ्ट कर दिया है। मैं सुबह डेली ऑपरेट करता हूँ 2 टेबल पे, उसके बाद ओपीडी में आ जाता हूँ। तो ये करते करते मुझे 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। तो 6:30 7 बजे कई बार लेट भी पहुँचता हूँ। तो वहाँ फिर मैं घर पहुँच के अपना जॉगिंग और सारी जो मेरा एक्सरसाइज का शेड्यूल है, मैं अब भी जॉग करता हूँ, अब भी दौड़ता हूँ। स्ट्रेचिंग, थोड़े पुशअप, थोड़ा सा 2-4-5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं? हाँ, ज़्यादा ही दौड़ लेता अच्छा, हूँ, ज़्यादा है ना। डेली? और डाइट का मैं हमेशा कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेता हूँ। मैं कभी भी जो है पेट भर के खाना नॉनवेज आपको वगैरह सब, फायदा नहीं नॉनवेज करता है। वगैरह सब खाते हैं? हाँ, नॉन वेज खा लेता हूँ, नॉन तो ये वेज। सब है कि ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वेट बढ़ अब जाएगा। हम लोग कहाँ रोज खा रहे हैं इतना, हम लोग तो ज़्यादातर वेज ही हैं, और उसमें है तेल ना। मसाला भी ज़्यादा होता है। नहीं, वो तो आपके ऊपर है, आप किस टाइप से खाना चाहते अभी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10% तेल कम कीजिए बिल्कुल सही कंजम्पशन। बात है। तेल और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। तो अगर आप वेज में, इस बात का ग्रेवी में गड़बड़ होता है सारा, मैं पेशेंट को भी बोलता हूँ। ग्रेवी? हाँ, उसमें सारा गड़बड़ होता है। अगर आप थोड़ी फ्लैशी ले रहे हैं, है ना, आप एग ले रहे हैं, उसमें कोई फैट भी नहीं है, अगर येलो निकाल देते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही फैट नहीं बचता है, लेकिन अच्छा। थोड़ा फैट भी जाना चाहिए, है ना। ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं फैट, वो गलत बात है, क्योंकि फैट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग डाइट, एक्सरसाइज मेन चीज़, तो आप फिट रहते हो फिर। एक चीज़ सर, आप लगभग 20 साल से ज़्यादा रहे ना एम्स में? हाँ, 22 साल रहा 22 मैं। साल एम्स में हाँ, रहे। हाँ। और अब आप इधर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों जगह के प्रैक्टिस में क्या डिफरेंसेस देखते हैं? जो एक आम आदमी के मन में एक परसेप्शन होता है कि प्राइवेट वाले तो कई बार मिसगाइड करते हैं, मतलब गैर जरूरी डायग्नोसिस कर देते हैं, और वो उसकी ज़रूरत नहीं भी रहती वो सब ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो अब आप चूँकि प्राइवेट सेक्टर में भी रहे और एम्स में भी रहे, क्या वास्तव में ऐसा है या इस तरह का पेशेंट में मिथ है ये? एक धारणा है इस तरह नहीं, की? तुमने बहुत ही सही क्वेश्चन रेज किया है। जी। मेरे को मेरे कलीग मिलते थे, अब तो तू एम्स का पहले राजा था, अब तो मुश्किल होती होगी तेरे को। मैं अपने बारे में बता जी, रहा हूँ, जी, ऑनेस्टली जी, स्पीकिंग, जी। आई एम वेरी ऑनेस्ट इन स्पीकिंग आउट, भले प्राइवेटली बात करने में या मीडिया पे बोलने जी, में। जी। थिंग इज दैट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई प्राइवेट में आने के बाद। अगर मरीज आपका भगवान है, सब कुछ शोहरत पैसा मरीज ने आपको दिया है। अगर प्रैक्टिस में आप मरीज के साथ ईमानदारी से डील करो, पैसे के बेस पे इलाज ना करो, आप पैसे को प्रायोरिटी मानते हो, तो आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाता है। पेशेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हो तो ट्रीटमेंट की लाइन अलग हो जाती है। जी, जी। और पेशेंट का ध्यान रखते हुए अगर पेशेंट को आप ट्रीट करो और पेशेंट का पूरा सुनो, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ज़्यादा सुनो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये जो मान्यता है, जो लोगों की धारणा है, वो गलत है मतलब? हाँ, गलत है। आप नहीं अपने आप को खुद ठीक रखो ना। पेशेंट को भी जो मैंने वर्ड टू माउथ वाले जो पेशेंट आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सुन के आते हैं, वो बता के आते हैं कि आप कैसे डॉक्टर हो, आप सर्जिकली कैसे हो, आप अपनी ईमानदारी में कैसे हो, आप जब जो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जब तो नहीं बदल दोगे, आप बिना बात को सर्जरी तो नहीं करते हो, फिर मरीज़ आपको कभी परेशान नहीं करता है। मुझे ना एम्स में परेशानी थी, ना यहाँ कोई परेशानी है। और सर, ये जो नी वगैरह रिप्लेस करते हैं तो कितने समय तक दवा वगैरह खानी पड़ती है, या कितने दिन बाद चला देते हैं पेशेंट को? आज जैसे सर्जरी कर दी तो पेशेंट क्या चलना शुरू कर देगा? सेकेंड डे ही चला देते हैं Second पेशेंट day। को। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ
टेढ़े टेढ़े पैर लेके आते हैं मरीज। मैं जब सेकंड डे आज ऑपरेट किया, कल जब आपको खड़ा करके चलाऊंगा तो आपको 3 अच्छी चीज़ें फील होंगी। आपको अपना घुटना सीधा मिलेगा, और जो दर्द हो रहा था अर्थराइटिस का, जी, हड्डी से हड्डी टकराने की वजह से आता है, वो खत्म मिलेगा। सेकंड डे ही खत्म हो जाता है वो दर्द। और तीसरा, आपको अंदर से आवाज आएगी कि ये घुटना अलग है, इस पे मैं चल सकता हूँ। ये 3 चीज दूसरे दिन ही हो जाती हैं। ओके। मैंने ये भी बोलता हूँ साथ में, मेरा दिया हुआ दर्द होगा आपको। वो 2-4-5 दिन। हाँ, वो नहीं लंबे टाइम रहता है। वो दर्द अलग टाइप की फीलिंग होगी, जकड़ा हुआ, गरम, भारी। वो कितने दिनों तक रहता है? कुछ महीने रहता है। अच्छा, कुछ महीने। लेकिन चलने में पहले दिन ही आपको अच्छा लगने लगता है। वो दर्द चलने में नहीं होता है। वो आप जब करवट लोगे, है ना, जब आप सोओगे तो जहाँ टाँके अंदर भी लगे हैं वो ट्विस्ट होते हैं, आपने काटा हुआ है, इन्फ्लामेशन है, तो वो पेन करता है। लेकिन चलने में तो पहले दिन ही अच्छा लगता है। और 1.5 महीने के आसपास इतना मेरा दिया हुआ ऑपरेशन का दर्द कम हो जाता है। 1 से लेके 1.5 महीने, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लद्दाखियों को मैंने कहा बहुत कम दर्द होता है, मैं बदला 350 घुटने का मेरे को अनुभव है। हिमाचल में भी बहुत कम, क्योंकि ये लोग मजबूत होते हैं दिमाग से भी और बॉडी से भी, तो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। 1.5 महीने पे इतना कम हो जाता है कि आप बाहर घूमने लायक, कार चलाने लायक, साइकिल चलाने लायक। पूरी तरह खत्म नहीं होगा जकड़न, भारीपन, लेकिन इतना हो जाता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन 1.5 महीने पे ला सकते हैं। पूरे इंडिया में सर कितना ये होता होगा रिप्लेसमेंट नी का? अब मान के चलो करीब 8 से लेके 10 लाख जॉइंट पर ईयर। हाँ, पर ईयर इंडिया और में। रिक्वायरमेंट कितनी है? इसका कुछ है आप लोगों के पास figure? रिक्वायरमेंट ये मान के चलो करीब 50 के ऊपर। मतलब मेरा पूछने का मतलब क्या सर्जन कम है, ओटी कम है? नहीं, ऐसा काफ़ी नहीं है, काफ़ी है। सर्जन ओटी काफ़ी है। हाँ, ट्रेंड सर्जन की कमी है, जो अच्छा, जो जिससे कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब उसने तो घुटना बदलवाया था, वो तो चला ही नहीं। उसमें घुटना बदलने की फील्ड की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मेन प्रॉब्लम होती है पुअरली डन सर्जरी। ओके। रेयरली कभी कोई तो पेशेंट रिपीटेड सर्जरी वाली कितने कैसे जाते हैं आपके यहाँ अलग अलग शहरों से, कि कहीं कराया हो? आते हैं, सबके पास आते हैं, बिल्कुल खूब आते हैं। मैं तो रिवीजन के लिए ही पूरा इंडियन एक्सप्रेस, पूरा 1 पेज हमारे ऊपर, आज से 10 साल पहले हम एम्स में भी बहुत करते थे। तो रिवीजन के ऊपर उन्होंने स्टोरी बनाई थी, तो हमारा पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है। रिवीजन वाले भी बहुत आते हैं। आप तो ट्रेनिंग देने भी जाते हैं ना इसके लिए? लेक्चर देना, पढ़ना, एम्स में प्रोफेसर रहे, हमारा आज भी काम इस फील्ड में जारी है। सर थैंक यू सो मच सर, आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, एक्चुअली मिथक बहुत है, बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। लोगों को मिल नहीं पाता, गूगल से देखता है, इधर उधर से देखता है, लेकिन अब आपसे डायरेक्ट जवाब मिला है तो बहुत लोगों के जो एक गलत परसेप्शन था वो दूर हुआ होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पवन, मेरा प्लेजर है यहाँ में आया। थैंक यू पवन, थैंक यू।